स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ द्वारा में। आज हम लोग पॉलिटी में राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे संविधान में अनुच्छेद 52 में ये मेंशन है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब हम लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करेंगे। इसकी चर्चा हमारे संविधान में अनुच्छेद 54 में है। देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेंगे, हम लोग सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। और इसमें केंद्र शासित प्रदेश जिसमें विधानसभा है, जैसे दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। देखिए, विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते? वो इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। इसी कारण विधान परिषद के सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रधान होता है। ये राष्ट्रपति जो है वो तीनों सर्वोच्च सेनाओं का प्रधान होता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखें। अब हम बात करें अनुच्छेद 58 की, में राष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में बात कही गई है कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो पहली योग्यता तो ये है कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरी है कि वो 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। तीसरी है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो। चौथा है चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो, मतलब वो किसी पोस्ट पे नहीं हो जिसमें सैलरी मिलता हो। उसके बाद देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 55 में की गई है। इसके बारे में मैं डिटेल से बात करूंगा कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होती है। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। जब हमारी संविधान बनकर तैयार हुई थी तो उस समय किसी भी अनुच्छेद में अनुमोदक और प्रस्तावक का कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन 1952 में राष्ट्रपति का चुनाव होना था और बहुत सारे लोग चाहते थे कि हम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ें। जिनको कोई जानते भी नहीं थे वो भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते थे। इससे क्या हो रही थी कि भीड़ बढ़ रही थी और सरकार के खर्चे भी बढ़ रहे थे। तो हमारे संविधान में अनुच्छेद 71 में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संविधान के दायरे में रहकर कानून बना सकती है। तो 1952 में संसद के द्वारा एक कानून बनाया गया जिसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अधिनियम 1952 कहा गया, जिसको इंग्लिश में प्रेसिडेंशियल एक्ट 1952 कहते हैं। इस अधिनियम में क्या कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके पास 2 अनुमोदक और 2 प्रस्तावक होना चाहिए। तब भी बहुत सारे लोग 2 अनुमोदक और 2 प्रस्तावक का हस्ताक्षर लेकर नामांकन पत्र भर देते थे। ऐसी स्थिति पहले थी, वैसी ही स्थिति अभी थी। तो फिर इस अधिनियम में 1974 में एक बार फिर संशोधन किया गया और इसमें कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनके पास 10 अनुमोदक और 10 प्रस्तावक होना चाहिए। अभी भी बहुत सारे लोग 10 अनुमोदक और 10 प्रस्तावक का नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर कराकर नामांकन पत्र भर देते थे, लेकिन उनको पर्याप्त मात्रा में वोट नहीं मिलती थी। फिर क्या हुआ? फिर एक बार संशोधन हुआ 1997 में और इसमें कहा गया कि यदि कोई पर्सन राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन पत्र भरना चाहते हैं तो उनके पास 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए।
और 1997 से लेकर अभी वर्तमान समय तक यही नियम चलती आ रही है कि अगर कोई पर्सन राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन पत्र भरता है तो जो योग्यताएं हैं राष्ट्रपति बनने के लिए वो तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे कि ये अनुमोदक क्या है और ये प्रस्तावक क्या है। देखिए, अनुमोदक का मतलब है कि आपके समर्थन में जो व्यक्ति है वो, और 50 प्रस्तावक आपके पास होने चाहिए, मतलब 50 व्यक्ति आपके लिए प्रस्ताव लाए कि हाँ, ये राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए अच्छे पर्सन है। अनुमोदक का मतलब है कि जो व्यक्ति आपके समर्थन में है, और प्रस्तावक का मतलब है कि जो व्यक्ति आपके लिए प्रस्ताव करे कि हाँ, ये व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए एक अच्छा उम्मीदवार है। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की तक पद धारण करेगा। अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। इसके बारे में हमारे संविधान की अनुच्छेद 56 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक उनका उत्तराधिकारी चुनकर नहीं आ जाता। कि पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेनी पड़ती है। अगर उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के किसी वरिष्ठ न्यायाधीश के सामने भी राष्ट्रपति शपथ ले सकते हैं। महाभियोग के बारे में अनुच्छेद 61 में लिखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, महाभियोग क्या है कि जब राष्ट्रपति हमारे संविधान के किसी प्रावधान का या किसी नियम का उल्लंघन करते हैं तो उस स्थिति में राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। अब हम लोग राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते की बात कर लें तो राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए है। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त है, मतलब उस पे राष्ट्रपति के इनकम पे कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उसके वेतन या भत्ते में किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती है। उनके कार्यकाल के दौरान उनके वेतन में से किसी भी प्रकार की कटौती या कमी नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के लिए 9 लाख रुपए वार्षिक पेंशन निर्धारित किया गया है। ये कुछ क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति से रिलेटेड। अब हम लोग बात करें अधिसूचना। तो देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन की अधिसूचना कार्यकाल खत्म होने से 60 दिन पहले दी जाती है। उसके बाद है रिटर्निंग ऑफिसर। देखिए, किसी भी चुनाव में एक रिटर्निंग ऑफिसर होता है। इस ऑफिसर का क्या काम होता है कि चुनाव प्रक्रिया को देखरेख करना। तो रिटर्निंग ऑफिसर चुनाव प्रक्रिया को देखरेख का काम करते हैं। बैलेट पेपर, तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें बैलेट पेपर का प्रयोग होता है। सांसद के लिए जो बैलेट पेपर होता है वो ग्रीन कलर का होता है, और विधायक के लिए जो बैलेट पेपर होता है वो पिंक कलर का होता है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में प्रॉक्सी वोटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। ये प्रॉक्सी वोटिंग क्या होता है, जैसे में कोई व्यक्ति विकलांग है या दिव्यांग है किसी भी प्रकार से, तो वो अपने जगह पर किसी दूसरे पर्सन से वोट नहीं डलवा सकता है। छोटे मोटे वोटिंग में ऐसा होता है कि कोई पर्सन अगर दिव्यांग है या ज़्यादा बूढ़ा है, बुजुर्ग है, तो उसके बदले में कोई दूसरा पर्सन वोटिंग कर सकता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में प्रॉक्सी वोटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। दूसरा है नोटा। तो राष्ट्रपति के चुनाव में नोटा का भी कोई प्रावधान नहीं है। जमानत राशि, यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का नामांकन पत्र भरता है तो उसे कुछ जमानत राशि देनी पड़ती है। वो राशि कितनी होती है, तो 15,000 रुपये। मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरता है तो उसको जमानत राशि के तौर पे 15,000 रुपये जमा करना होता है। ये 15,000 रुपये वो कहाँ जमा करेंगे, तो या तो वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करेंगे या भारत सरकार के ट्रेजरी अकाउंट में जमा करेंगे।
या तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा कर सकते हैं, आरबीआई के पास जमा कर सकते हैं। देखिए, ये जो जमानत राशि है, सिक्योरिटी डिपॉजिट, अगर चुनाव हो जाती है, अगर राष्ट्रपति की चुनाव हो जाती है और टोटल जितना वोट पड़ता है उसका 1/6 वोट अगर आपको नहीं मिला है तो आपकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। जो 15,000 रुपये वो जमानत राशि के तौर पे वो जमा किए हैं वो उनको दोबारा वापस नहीं मिलेगी, और इसी को हम लोग बोलते हैं जमानत जब्त होना।